हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं विक्टोरियन एज। दिस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द एज ऑफ रोमांटिक या रोमांटिसिज्म, जो एक मूवमेंट चली थी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज के द्वारा विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल वैलेट। तो उसके बाद जो कि जो एज आती है वो विक्टोरियन एज कहलाती है। तो बेसिकली ये एज जो है 1837 टू 1901 कंसीडर की जाती है और कहीं कहीं 1832 टू 1901 इसको कंसीडर किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए दोनों डेट लिखी हुई हैं, यानी कि जो टाइम स्पैन है, जो टाइम पीरियड है, वो हमने दोनों लिख दिया है जिससे कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यानी कि ये नहीं कि यहाँ पे 1837 पढ़े और कहीं 1832 पढ़े। तो यहाँ पे दोनों डेट्स को लिखा पाया जाता है, लेकिन 1830 जो है वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे जो है ये एज इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि क्योंकि इस एज में बहुत बड़े बड़े फिगर्स रहे हैं, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर्स हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कि थॉमस हार्डी हैं, चार्ल्स डिकिंस हैं। तो ये सारे फिगर्स ऐसे फिगर हैं जिनके बारे में अगर हम बात नहीं करते हैं तो शायद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं तो इस एज को बेसिकली जो है इसमें सबसे जो रिनाउंड फिगर माना जाता है वो टेनिसन माने जाते हैं। तो एज ऑफ टेनिसन के नाम से भी इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं। और जो ये विक्टोरियन एज है, ये क्वीन विक्टोरिया जो है उन्होंने रूल किया था 1837 टू 1901। तो इसको इस एज से जानते हैं, यानी कि इन्हीं के नाम से जानते हैं। अब देखिए है नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, द रिफॉर्म एक्ट केम इन 1832। रिफॉर्म एक एक्ट आया जो कि 1832 में आया। तो ये भी कारण है कि इसको कभी कभार 1832 से भी हम कंसीडर करते हैं। तो एज ऑफ साइंस एंड डिस्कवरी, तो ये जो एज है इसमें साइंस और जो है उससे संबंधित जो डिस्कवरीज हुई उनका बहुत बड़ा रोल इस एज में रहा। यानी कि ये एज ऐसी थी जिसमें सबसे ज़्यादा साइंस में डेवलपमेंट हुआ। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर बात करते हैं एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए ये जो है एज है इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोवर्सीज नहीं हुई। तो इसको एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इसको माना जाता है। अब एज ऑफ डिलेमा, कन्फ्यूजन, एज ऑफ पेसिमिज्म, सेप्टिसिज्म, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स इसके रहे हैं क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसका काफ़ी बड़ा रहा, यानी कि 1837 टू 1901 रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो आते हैं, लेकिन डिलेमा यानी कि असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, पेसिमिज्म यानी कि आप कह लीजिए कि एक प्रकार से निराशा भी इसमें रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इस एज की विशेषताएँ हैं। देखिए स्टीप डिक्लाइन मॉरलिटी, स्टीप डिक्लाइन इन मॉरलिटी, इन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो ये एक प्रकार से आप देखिए कि मॉरलिटी का पतन कैसे हुआ, यानी कि नैतिकता का पतन कैसे हुआ। बिकॉज देयर केम अ ग्रेट चेंज इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि लोगों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, साइंस का डेवलपमेंट हुआ। और जाहिर सी बात है जहाँ पे साइंस ज़्यादा डेवलप होगी और तो वहाँ पे मॉरलिटी थोड़ा सा उसका जो है पतन होना निश्चित है, क्योंकि धर्म जो है वो यानी रिलीजन है वो जो है वो सेकेंडरी हो गया यहाँ पे। क्वेश्चनिंग टू द रूल्स ऑफ द चर्च, यानी कि जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ ह्यूमंस का तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, क्योंकि जो चर्चेस थे उनके जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, कुछ गलत थे। और कहीं ना कहीं पहले के जो लोग थे वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे, लेकिन इस एज में यहाँ पे क्वेश्चनिंग शुरू हो गई। अ फोकस ऑन मासेस, यानी कि सिटी लाइफ का जो है वो डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो अर्बन लाइफ है, ठीक है, वो उसका डेवलपमेंट हुआ। रूरल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो गई और यहाँ पे ये चीज़ों में परिवर्तन हुआ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग या साइंस या लोगों के सोचने की क्षमता का डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए विक्टोरियन जो पोइट्री है उससे संबंधित हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रियलिस्टिक इन नेचर, यानी कि विक्टोरियन पोइट्री इज़ कंसिडर्ड रियलिस्टिक इन नेचर, लेस आइडेंटिफाइड। अब आइडियलाइज,
तो आइडियलाइज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि रोमांटिक पीरियड में क्या था कि सारा सब कुछ इमेजिनेशन पे था, बहुत ज़्यादा आइडियलाइज जो है वो पोइट्री थी, लेकिन यहाँ पे रियलिस्टिक हुई, यानी कि लोगों की बात को रखा जाने लगा। विक्टोरियंस वर रियलिस्ट, तो कहा ऐसा भी कहा जाने लगा कि विक्टोरियन जो थे वो रियलिस्ट माने जाते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेनिसन की बात करते हैं। ब्राउनिंग, टेनिसन, अर्नोल्ड, डिकिंस, ठीक है, और थैकरे, थॉमस हार्डी, डीजी रोस्टी, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, तो ये सारे फिगर्स इसमें आते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेनिसन की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़े ये फिगर रहे हैं इस एज के। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ बेसिकली फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, और इनकी जो सबसे फेमस वर्क इनका जो है वो है माई लास्ट डचेस, और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो वो इस बार के जो आपका TGT था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये आया भी था इसमें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें इन्होंने करी। और इसके बाद अर्नोल्ड आते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इनके बारे में तो बताने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम केवल विक्टोरियन एज पढ़ रहे हैं तो ये केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका होगा। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक, ठीक है, क्रिटिक माने जाते हैं, पोएट माने जाते हैं, ठीक है। और आप ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं इनको एक रूप में आप ये भी देख सकते हैं कि ये शेक्सपियर से संबंधित इन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, ठीक है। और इन्होंने एक टर्म जो है वो कॉइन की थी, वो थी पोएटिक जस्टिस, ठीक है। तो पोएटिक जस्टिस जो है ये इन्होंने टर्म कॉइन की थी विलियम शेक्सपियर को लेके, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं अपने कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं डिकिंस। तो डिकिंस जो है वो एक फेमस नॉवेलिस्ट के रूप में चार्ल्स डिकिंस को कंसीडर किया जाता है। थैकरे भी नॉवेलिस्ट रहे हैं, थॉमस हार्डी भी नॉवेलिस्ट रहे हैं, और थॉमस हार्डी के बारे में अभी हम लोग कई चीज़ें देखने वाले हैं। डीजी रोस्टी जो है ये प्री रेफलाइट जो है ब्रदरहुड जो थे इसकी स्थापना इन्होंने की थी, और कहीं ना कहीं ये जो है आप कह लीजिए कि एक रिनाउंड फिगर रहे हैं इस एज के। नेक्स्ट देखते हैं हार्डी अर्नोल्ड वर पेसिमिस्ट पोएट। थॉमस हार्डी और अर्नोल्ड को पेसिमिस्ट पोएट भी कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए डीजी रोस्टी वॉज मेजर फिगर ऑफ प्री रेफलाइट मूवमेंट, ठीक है, फ्रेशली स्कूल ऑफ पोइट्री। तो इनको डीजी रोस्टी का भी क्वेश्चन अभी जो आपका GIC लेक्चरर का हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन डीजी रोस्टी से संबंधित आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं देखिए पोएट लॉरिएट जो हुए हैं रॉबर्ट सदी जो है 1813 to 1843, और फिर जब 43 में रॉबर्ट सदी की डेथ हो गई तो जस्ट बाद जो है वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बना दिया गया। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ यानी कि 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई, फिर इसके बाद टेनिसन को बनाया गया। टेनिसन ने काफ़ी ज़्यादा समय जो है एक पोएट लॉरिएट के रूप में बिताया, जो कि था 1850 to 1890। अब टेनिसन के बारे में हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि at the age of 41 he had established himself as a most popular poet of the Victorian era. In memoriam, poets by two brothers, poems chiefly lyrical etc. ये इनके कुछ फेमस वर्क माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको विक्टोरियन एज से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो विक्टोरियन एज से रिलेटेड हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे विक्टोरियन लिटरेचर रिफर्स टू इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया जो कि 1837 to 1901 तक इनका शासन रहा, इसी को विक्टोरियन एज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए गोल्डन पीरियड स्पेशली फॉर ब्रिटिश नॉवेल्स। तो ब्रिटिश नॉवेल्स के लिए ये जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नॉवेल्स बिकेम अ लीडिंग लिटरेरी जनर। लिटरेरी जनर या फॉर्म जो नॉवेल्स का था तो वो इस एज में सबसे प्रोमिनेंट रहा, मेन रहा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि डेवलपमेंट केम इन द फील्ड ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी। साइंस है, इकोनॉमिक्स है, टेक्नोलॉजी, इनके
सारे फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, विलियम थैकरे, जॉर्ज इलियट एंड द 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स वर द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ दिस एज। और टेनिसन और ब्राउनिंग तो थे ही, उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब देखते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में। तो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज और थे, इनको कंसीडर किया जाता है। डेविड कॉपरफील्ड इज़ हिज फेमस नॉवेल बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस कंसीडर्ड एज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। डिकेंस, ठीक है, यूज्ड पेन नेम बॉज। बॉज जो है ये पेन नेम के रूप में ये यूज़ करते थे। अब इनके कुछ फेमस वर्क हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैसे तो इनके इतने सारे फेमस वर्क हैं कि इस वीडियो में तो बात करना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके वर्क्स का ले लेते हैं। अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। तो देखिए यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, ठीक है, रिवॉल्यूशन, टेल ऑफ 2 सिटीज़ आर लंदन एंड पेरिस। यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर ये बेस्ड है और यहाँ पे 2 शहरों की कहानी है, लंदन और पेरिस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस हार्डी। तो हार्डीज वेसेक्स रिफर्स टू द फिक्शनल लिटरेरी लैंडस्केप। तो यहाँ पे वेसेक्स जो रीजन है ये इनका एक इमेजिनेटिव प्लेस है, जैसे मालगुड़ी जो है R.K. नारायण का है, जो इंडियन नॉवेलिस्ट रहे हैं प्रोमिनेंट, वो ये बिल्कुल वैसे ही इन्होंने यहाँ पे शो किया है। अब इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोटेशन रहा है जिसमें ये कहते हैं कि हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो ये द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रही है, तो ये हमने सोचा आपको बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्डी वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम शेक्सपियर। ही एडॉप्टेड द थीम ऑफ हिज नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट से जो इन्होंने ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है ये कहाँ पे अडॉप्ट किया है, एज यू लाइक इट से। तो बहुत ज़्यादा ये प्रभावित है शेक्सपियर से। कुछ इनके और इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ द डी ऑर्बरवेल्स, और नेक्स्ट है हमारा ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये कुछ इनके वर्क्स हैं। तो ये हालांकि इन राइटर्स को हमने बहुत ज़्यादा ब्रीफ में देखा और इनको इंडिविजुअल जब हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको हमें देखना पड़ेगा। तो विक्टोरियन एज जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करती है टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, डिकेंस, हार्डी, डिजीरोस्टी और जॉर्ज इलियट भी एक फीमेल जो एक प्रोमिनेंट राइटर रही हैं। इन लोगों के आसपास जो है सारा जो है ये विक्टोरियन एज घूमता है। तो थैंक यू वेरी मच।